So guys, today we are going to start GST. Last topic है चैप्टर का, then we are done with the chapter. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये करंट टॉपिक चल रहा है आपका. What is GST? It's Goods and Services Tax. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था स्टार्ट ये लगा था पार्लियामेंट में. इसका जो लॉ पास हुआ था 29 मार्च 2017 में इसका लॉ पास हुआ था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2017 में ही बनना शुरू हुआ था. ये कम से कम 10 से 15 साल पहले से चल रहा था. इसके बारे में विचार चल रही थी कि जीएसटी का टैक्स होना चाहिए जो सारे टैक्स को खत्म कर दे. इससे पहले इंडिया में बहुत तरह के छोटे छोटे टैक्स थे. वो कहते हैं कि सारे टैक्स ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा टैक्स सिस्टम हमारा सही नहीं है. उसको ठीक करने के लिए एक टैक्स होना चाहिए जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पूरा देश में एक ही टैक्स होना चाहिए. तो लेकिन इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो कहती तो थी कि करना है, लेकिन वो रूल लॉ जो है इन्फोर्स नहीं होता. वो लॉ एक्ट नहीं बन रहा था, सॉरी एक्ट लॉ नहीं बन रहा था, खाली बिल बन के रह गया था. तो 29 मार्च को ये एक्ट पास हुआ और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 में. पूरे इंडिया में जीएसटी टैक्स लागू हो गया और सारे जितने भी छोटे छोटे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी और आपका वैट था और सर्विस टैक्स था, छोटे छोटे जितने तरह के टैक्स थे सब हटा दिए गए. सिर्फ देश में एक ही टैक्स रह गया, उसको बोला गया जीएसटी. तो ये कौन से उस पे प्रिंसिपल पे लागू था कि वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश में एक ही टैक्स होना चाहिए. और उसके ऊपर ये इस रूल के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये टैक्स बनाया गया था. क्या था, आप में से बहुत से लोगों को समझ आ भी गया होगा क्योंकि आप बीएसटी इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ते आ रहे हो. जिनको नहीं आता उनको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी और ये फंक्शन कैसे करता है. ठीक है, पहले ये चालू लॉ बना, सॉरी एक्ट बना, फिर लॉ बना और ये देश में लागू हो गया. और इसका प्रिंसिपल क्या था, वन नेशन एंड वन टैक्स. पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए और हर बंदा वो टैक्स देगा. अब ये जीएसटी होता क्या है, इसका क्या काम था. ये इसका मेन फंक्शन तो एक था कि टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिले, टैक्स सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो. टैक्स सिस्टम को क्या करना है, इंप्रूव करना है. क्यों, क्योंकि इससे पहले टैक्स सिस्टम हमारा क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत मुश्किल था. एक बंदे को 5 से 6 तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. हमने पहले डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो हम डायरेक्ट देते हैं. इनकम टैक्स हो गया, जैसे हमारी जितनी इनकम पूरे साल की उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं. वेल्थ टैक्स, हमारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, हाउस टैक्स. तो ये वो वाले टैक्सेस है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं. जीएसटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि जब जीएसटी लागू हुई तो इनकम टैक्स खत्म हो गया, वेल्थ टैक्स खत्म हो गया, हेल्थ टैक्स खत्म हो गया, हाउस टैक्स खत्म हो गया. ये हम आज भी देते हैं. आज भी जो बंदा जीएसटी पे करता है वो इनकम टैक्स भी देता है, वेल्थ टैक्स भी देता है, हाउस टैक्स भी देता है. तो इन जीएसटी का डायरेक्ट टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं था, तो इसको तो हटा दिया जाए. तो मतलब क्या हुआ कि जो जीएसटी है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो छुपे हुए टैक्स होते हैं. डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को, जैसे इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जमा करते हैं या गवर्नमेंट की जो साइट है वहां पे ऑनलाइन पे करते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते. हमने कोई चीज परचेज की, मान लो हम कोई चीज ब्रेड परचेज करके लाए, मैगी परचेज करके लाए, पेप्सी परचेज करके लाए, उसमें आपको लिखा होता है एक एमआरपी कि कितने की वो है. और एमआरपी के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये चीज लिखी होती है. तो ये मतलब क्या है कि इस एमआरपी, मान लो ये एमआरपी दी हुई है 50 रुपए. अगर ये 50 रुपए की एमआरपी है तो इसके अंदर सारे टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है. मान लो कि 50 रुपए के अंदर 45 रुपीज तो इसकी कॉस्ट होगी या इसका प्राइस होगा और इसमें 5 रुपए क्या होंगे, टैक्सेस. लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 5 रुपए है कि 4 रुपए है कि 10 रुपए है, क्योंकि यहाँ पे उसकी टैक्सेस की अमाउंट नहीं दी, सिर्फ लिखा है कि सारे टैक्सेस इंक्लूड है. तो हम जब ये 50 रुपए पे कर रहे हैं, हम जब 50 रुपीज पे कर रहे हैं, तो हम ये उसका प्राइस भी पे कर रहे हैं और 5 रुपए टैक्स भी पे कर रहे हैं. ये प्राइस जाएगा जिसने वो प्रोड्यूसर, जिसने वो चीज बनाई है,
और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह को। और ये 5 रुपए कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या थे, इनकम टैक्स मैं गवर्नमेंट की साइट पर डायरेक्टली जमा करा के आता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या, 5 रुपए का जो टैक्स है मैंने गवर्नमेंट को दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास जाके डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने सामान खरीदा, अपने आप 5 रुपए गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली पहुंच गया। तो दीज आर नोन एज इनडायरेक्टली टैक्स। जो मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो देता हूं। तो जीएसटी में क्या हुआ, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस देश में थे सबको खत्म कर दिया, और सिर्फ एक आ गया जीएसटी। और आजकल जो नई पैकिंग्स है उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस की जगह लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि सारे के सारे टैक्स जो है हमारे वो फिनिश कर दिए गए हैं, सिर्फ जीएसटी बच गया है। तो जब भी हम कोई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी दे देते हैं। और फिर जीएसटी जो टैक्स है वो जाता किसकी जेब से, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा टैक्स सिस्टम इंप्रूव हुआ। बहुत छोटे टैक्स थे, बहुत करप्शन थी, बहुत लोग परेशान थे कि ये वाला टैक्स दे, ये वाला दे, ये वाला दे, ये वाला दे। गवर्नमेंट ने कहा सारे खत्म, ये वाला टैक्स तो बात ही खत्म। तो इसमें सिंप्लिसिटी आई, और बहुत सारे टैक्स की वजह से चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते थे। अब वो महंगाई कंट्रोल करने में हेल्प हो गई, सारे टैक्स को हटा के सिर्फ एक जीएसटी लागू कर दी गई। इसके बाद अमंग अदर बेनिफिट जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, वही हो गया इंप्रूव एंड इजी करना, बर्डन हटाना, टैक्स ऑन टैक्स। एक होता है सिस्टम टैक्स के ऊपर टैक्स, एक टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम था कि टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स। जितना आपको, मान लो 50 रुपए की चीज है, इस पे 5 रुपए टैक्स आ गया तो 55 की चीज होगी, फिर इसके ऊपर फिर 10 रुपए का टैक्स, क्योंकि टैक्स कभी भी रुपए में नहीं लगता, परसेंटेज पे लगता है। तो 50 के ऊपर 5% लग गया तो कुछ अमाउंट आई होगी, उसके ऊपर फिर 10% लग गया, फिर कोई अमाउंट आई होगी, फिर उसके ऊपर फिर 10% लग गया। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता था पहले। इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम रिमूव कर दिया गया। कैसे, जीएसटी के आने की वजह से, क्योंकि अब सिर्फ एक ही बार टैक्स देना है और एक ही बार आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टैक्स सिस्टम इंप्रूव हो गया, टैक्स ऑन सिस्टम हट गया, बर्डन ऑन इकोनॉमी हट गया। ये छोटे आपकी बुक में पैराग्राफ में पॉइंट्स में दिए, लेकिन पॉइंट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, उन पॉइंट्स के अंदर से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको दे रहा हूं। आप चाहो तो इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हो, यही हेडिंग्स के पॉइंट्स बना लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। रिड्यूस बर्डन ऑन इकोनॉमी, ये मैं अभी के अभी बना रहा हूं, मैंने पहले नहीं बनाए। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं। और क्या कह रहा है वो, ब्रॉडन ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, बूस्ट टैक्स रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बूस्ट टैक्स रेवेन्यू कैसे, देखो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट की मेन इनकम, गवर्नमेंट की मेन कमाई क्या है, टैक्स। तो रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, गवर्नमेंट के पास जो पैसा, जो गवर्नमेंट के पास पैसा जो लोगों में बांटती है, जो वो सड़कें ठीक कराती है, जो भी वो लोगों की भलाई के काम करती है, अपनी सैलरीज भी देती है मिनिस्टर्स वगैरह को, वो सारा पैसा कहां से जाता है, वो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में। तो वो गवर्नमेंट की कमाई है, गवर्नमेंट की इनकम है, तो टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब हुआ क्या कि जीएसटी ने क्या किया, पहले जो लोग टैक्स की सिस्टम में नहीं थे, मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं बिजनेस से कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और बेचता हूँ, पहले मैं गवर्नमेंट के सिस्टम में था ही नहीं, मैं ब्लैक मनी में काम कर रहा था, गवर्नमेंट की नजरों में काम कर ही नहीं रहा था। तो मैं चीज खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, चीज खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। अब जब जीएसटी लगाने के बाद गवर्नमेंट ने सबको बोल दिया कि भैया आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, वरना आप कोई सामान बेच ही नहीं सकते। आपके जितने बैंक अकाउंट है ना, जो आपके कंपनी के नाम पे, करंट अकाउंट जिसको कहते हैं बेसिकली, एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट कंपनी के नाम पे होता है, बिजनेस फर्म के नाम पे। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं करते तो क्या होगा, आपके करंट अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, लॉक कर दिए जाएंगे, वहां ना पैसा निकाल सकते हो ना दे सकते हो, और आपको बिजनेस करना अलाउड नहीं है जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं करते। तो इससे हुआ क्या कि 2017 में करोड़ों लोगों ने, मैं लाखों नहीं कह रहा, मैं करोड़ों कह रहा हूं, करोड़ों लोगों ने जीएसटी में रजिस्टर करा डर के मारे कि गवर्नमेंट हमारा काम धंधा बंद ना कर दे, हमको करना चाहिए। तो जब करोड़ों लोगों ने जीएसटी में रजिस्टर किया, तो जो लोग पहले टैक्स नहीं दे रहे थे, मेरे जैसे, मैंने अपना एग्जांपल दिया, मतलब मेरे जैसे मतलब ये नहीं दे रहा था, मेरे अपने एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि कितने लोग जो पहले टैक्स नहीं दे रहे थे, जीएसटी या वैट या कुछ भी, अब वो जीएसटी के दायरे में आ गए, अब वो रजिस्टर कर दिया। अब एक बार आपने रजिस्टर कर दिया ना, आपको हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। जितना आपने सामान खरीदा,
जितना आपने आगे उसको प्रॉफिट लेके बेचा, आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको जीएसटी देनी होती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी आगे आपको इसी टॉपिक में सिखाऊंगा कि जितना हम परचेज करते हैं, मान लो 10 रुपए का परचेज किया और वो मैंने आगे बेच दिया 15 रुपए का, तो मैंने जो जीएसटी दी अपने पल्ले से, मैंने इस 5 रुपए के प्रॉफिट पे दी, फिर भी मेरी जेब से कोई जीएसटी जाती नहीं। गवर्नमेंट ने लोगों को समझाया। अब लोग टैक्स क्यों नहीं देते थे? लोग कहते हैं यार हमारे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा टैक्स देने का, हमारी कमाई कम हो जाएगी। ये जो 5 रुपए है इसमें से मैं 2 रुपए अगर प्रॉफिट, 5 रुपए के प्रॉफिट के अंदर मान लो मैं 2 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो मेरी कमाई तो पहले 5 रुपए थी, अब तो 3 रुपए रहेगी। लेकिन ये लोगों में भ्रम था। गवर्नमेंट ने लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो 5 रुपए प्रॉफिट है आपका 5 रुपए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जीएसटी मेरी जेब से नहीं जा रही, फिर किसकी जेब से जा रही है? और गवर्नमेंट के पास तो पैसा पहुंच रहा है रेवेन्यू के फॉर्म में। तो अगर व्यापारी या ट्रेडर या बिजनेसमैन की जेब से नहीं जा रही जीएसटी, तो फिर किसकी जेब से जा रही है? तो ये गवर्नमेंट ने बोला ये कंज्यूमर के जेब से जाती है, जो उस चीज को लास्ट, क्योंकि मैं तो चीज परचेज करके आगे बेच रहा हूं, वो वाला बंदा फिर आगे बेच रहा है, वो वाला बंदा फिर आगे बेच रहा है, तो जो लास्ट खरीदेगा इस चीज को, जो अपने घर पे लेके, मान लो कपड़ा है, कपड़ा आगे 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 की दुकान पे, शोरूम पे, कपड़ों की छोटी छोटी दुकानों में बिक रहा है, लास्ट जो उस कपड़े को पहनेगा, खरीदेगा और पहनेगा, उसकी जेब से जा रहा है। ठीक है, मान लो ब्रेड है, एक फैक्ट्री के अंदर ब्रेड बनी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, गोडाउन में गई, ट्रेडर के पास गई, छोटी सी एक दुकान पे आई, दुकान से मेरे घर पे आई, लास्ट मैंने वो खाई, तो मैं कंज्यूमर हूं लास्ट, तो मेरी जेब से जाएगा जब मैं लास्ट कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने लोगों को ये बात समझा दी और इसका पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम निकाल के भी दिखा दिया, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो जब लोगों को समझ आएगा यार मेरी जेब से टैक्स तो जा रहा नहीं, क्योंकि मैं 10 रुपीज की खरीदूंगा, इसको मैं टैक्स दूंगा, इसको मैं टैक्स पे करूंगा। जब मैं 10 की खरीदूंगा तो मेरे से जो 15 की खरीदेगा वो मेरे को टैक्स दे देगा, तो ये मेरे को टैक्स गिव करेगा। तो मेरे पास 15 रुपए वाला टैक्स आ गया और 10 वाला मैंने दे दिया, बाकी बचा मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। तो जो बाकी बचा गवर्नमेंट को दिया, मेरे पास तो 15 रुपए वाले बंदे ने मेरे को दिया था ना, मेरी अपनी जेब से क्या जा रहा है? तो जो टैक्स मेरे को इसने दिया वही टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, मेरे पास तो कुछ अपने पल्ले से तो कुछ गया ही नहीं, मेरे को आगे से टैक्स मिला, मैंने पीछे गवर्नमेंट को दे दिया। तो जब लोगों को ये समझ आ गया कि मेरे अपने जेब से, मेरी अपनी पॉकेट से भी खर्चा होना ही नहीं, आगे से 5 रुपए मिलने हैं, 5 रुपए मैंने गवर्नमेंट को दे देने हैं टैक्स के रूप में। ये मैं कैसे, जो मैंने बोला है मैं समझाऊंगा डिटेल में आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। तो जब किसी बंदे को समझ आ जाएगी यार फायदे देखो कितने सारे हैं, एक, मैं गवर्नमेंट की नजरों में बिजनेस कर सकता हूँ खुल के, कल को मेरे को लोन लेना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो मेरे को दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। गवर्नमेंट की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि पहले मैं ब्लैक मनी में डील कर रहा था, मैं एक काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मैं टैक्स दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट की नजरों में आ गया हूं, मैं काम भी कर रहा हूं, मैं कमा भी रहा हूं और मैं टैक्स भी दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट उस बंदे की रिस्पेक्ट करती है जो टैक्स देता है। तो मैं एक टैक्स अनपेयर से टैक्स पेयर बन गया, गवर्नमेंट को कमाई दे रहा हूं, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बन गया, खुल के बिजनेस कर सकता हूं, मेरे को लाइसेंस मिल गया जीएसटी लेने से। तो मेरे को अच्छा लगना शुरू हो गया कि पहले मेरे को चोरी छुप छुप के काम करना पड़ता था, कभी मेरे को डर था कि मेरा कंपनी बंद ना हो जाए। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब जीएसटी लो, डर खत्म करो, खुल के काम करो। जिस बंदे के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको डर होना चाहिए। तो बहुत सारे फायदे हुए। तो मेरे को पता लग गया कि मेरी जेब से 1 रुपए का टैक्स भी नहीं जाना, जो टैक्स मेरे को आगे से मिलेगा वही मैंने गवर्नमेंट को देना है। तो बहुत सारे लोगों ने जीएसटी में रजिस्टर किया। जब बहुत करोड़ों लोग जो पहले टैक्स नहीं देते थे, उन्होंने, उनका डर खत्म हुआ और उन्होंने रजिस्टर किया, तो जीएसटी का जो टैक्स का अमाउंट है वो बढ़ गया, क्योंकि पहले लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, अब वो दे रहे हैं, तो जीएसटी का अमाउंट बढ़ गया और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू एकदम से बूस्ट हो गया, गवर्नमेंट एकदम से अमीर हो गई। तो ये इंडिया का बहुत ही मतलब क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी टैक्स रिफॉर्म कहते हैं इसको, लिख लो पॉइंट में, क्योंकि आप बुक वाले पॉइंट अगर लर्न होंगे अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप, जीएसटी एक ऐसी चीज है, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके आप खुद भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के सामने हुई है वो। तो रेवोल्यूशनरी, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बुक वाला ही लर्न करना है। रेवोल्यूशनरी टैक्स रिफॉर्म कि आज तक का सबसे क्रांतिकारी टैक्स रिफॉर्म क्या है? जीएसटी, जिसने इंडिया का बिजनेस का सिस्टम, ट्रेडिंग का सिस्टम ही बदल के रख दिया। अब इसने किया क्या? जीएसटी ने रिप्लेस किए, कितने टैक्स रिप्लेस किए? छोटे छोटे 17 टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कह लो आप, क्योंकि ये खुद भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, कहां लिखा था ये। तो इसने 17 छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। 17 की जगह पे कौन सा आ गया? सिर्फ एक जीएसटी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, छोटे छोटे स्टेट्स के टैक्स थे और सेंटर के टैक्स, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, इनके टैक्स को हटा दिया गया और गवर्नमेंट की इनकम भी इंप्रूव हुई, बहुत सारी चीजें और भी
इंप्रूव हुई। इसके साथ साथ अच्छा बुक में मार्क किया हुआ है कौन से टैक्स हटाए गए। जीएसटी इज अ चार्ज, GST is charged at each stage of value addition and a supplier offsets the levy of imports previous stage। तो ये वही सब लिखा हुआ है कि एट ईच स्टेज पे की जाती है। वो ईच स्टेज कौन सा है वो अभी आप इस पॉइंट को रीड कर लो खाली, लेकिन वो कैसे होगा वो मैं भी आपको आगे समझा दूंगा, या मैं समझा ही देता हूँ क्योंकि जब तक ये पॉइंट समझ नहीं आएगा आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। देखो होता क्या है, मैं इस बोर्ड को रब करता हूँ। पहले जीएसटी कैसे निकालते हैं उसकी डिटेल देखो, आपको निकालनी नहीं आएगी, फिर मैं फटाफट शॉर्ट पे समझाता हूँ, तभी आपको बाकी का जो थ्योरी पार्ट है वो समझ आ जाएगा। आने वाले चैप्टर में जीएसटी निकालने को भी आएगी आपको। देखो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने बता दिया, वो किसी इनकम, हाउस, वेल्थ, प्रॉपर्टी पे नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है गुड्स, गुड्स जो हम खरीदते हैं, और सर्विसेज। जैसे आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बेच तो नहीं रहा ना, आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। आपके घर में बिजली का कोई काम खराब होता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, अब वो कुछ बेचता नहीं, आपको एक सर्विस दे रहा है। प्लम्बर एक सर्विस दे रहा है, ट्यूटर एक टीचर एक सर्विस देता है आपको, ठीक है। तो जो चीज आप खरीदते हो गुड्स के रूप में या सर्विसेज के रूप में, सिर्फ उस पर यह टैक्स दिया जाता है। अब मान लो मैं एक फर्म खोलता हूं और मेरी फर्म का नाम है ए, या मैं एक बंदा हूं ए, ठीक है, मैं ट्रेडर हूं, मैं आगे चीजें पीछे से चीज खरीद के आगे बेचता हूं। तो मैंने एक चीज परचेज की 100 रुपए की, ठीक है, मैंने 100 रुपए की चीज परचेज की, तो मेरे को इस पे क्या देनी पड़ेगी, जीएसटी, क्योंकि मैं कोई भी चीज खरीदूंगा इनडायरेक्ट टैक्स उसमें देना पड़ता है, उसको कहते हैं जीएसटी। अब मान लो जीएसटी का रेट हम रखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10%, लेकिन एक बात ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ चीजें इजी करने के लिए, लेकिन जीएसटी का 10% का कोई भी स्लैब नहीं है। गवर्नमेंट ने स्लैब दिया है एक 2% का, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% का, और एक 24% का, जो गवर्नमेंट टैक्स के रेट लेते हैं। कई चीजें 2% के उसमें आती हैं स्लैब में, कई 5% के, कई 12 के, और जो मैक्सिमम चीजें हैं ना, मैक्सिमम आती है 5 में और 18 में। मैक्सिमम चीजें 5 में और 18 में आती हैं, बाकी में बहुत कम चीजें आती हैं। जो बहुत जरूरी दवाइयां वगैरह, बहुत जो महंगी आइटम है वो इसमें आती हैं। जो लग्जरीज होती हैं, सोफा, फर्नीचर, गाड़ियां, वो इसमें आती हैं। और मैक्सिमम जो छोटी मोटी चीजें आती है वो 18% के टैक्स में आती है। लेकिन अभी हम फिलहाल एग्जाम्पल 10% का लेंगे आपको समझाने के लिए। मैंने 100 रुपए की चीज ली, मेरे को इस पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10%। अब ये 10% दो हिस्सों में बटेगा। एक होता है सीजीएसटी, आप लोगों ने देखो जो तो अकाउंट्स के बच्चे हैं उनको तो पता है कि सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी क्या होता है। 11th के अंदर हर चैप्टर में सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके पास आया था। इसको सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी कहते हैं। मतलब ये जो जीएसटी 10% है ये दो हिस्सों में बटेगी। इसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी सरकार है उसके पास जाएगा, और आधा 5%, देखो आधा कर देंगे ना, 5% इसको और 5% इसको जाएगा, जो केजरीवाल सरकार हुआ है, दोनों को बटेगा। आधा मोदी जी लेंगे, आधा केजरीवाल जी लेंगे, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना बैठ गया, 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपए। तो 10 रुपए समझ लो, 5 रुपए तो मोदी जी के पास पहुंचेगा और 5 रुपए किसके पास पहुंचेगा, केजरीवाल जी के पास। लेकिन मैंने एग्जैक्टली कितने पैसे दिए, मेरे को पहले 100 रुपए की चीज पड़ रही थी, अब मैंने उसकी जगह कितने दिए, 110 रुपए, ठीक है ना। मैंने पे किए 110 रुपए, जिसमें 10 रुपए क्या है, टैक्स। अब ये चीज मैं आगे बेच रहा हूं, किसको बेच रहा हूं, बी को। मेरे को कितने की पड़ी, 110 की, मैं कुछ प्रॉफिट भी कमाऊंगा। मान लो मैंने ये चीज आगे बेची 140 की या 150 की बेची, मान लो, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, मेरे को 110 की मैंने ली, आगे बेची 50 रुपीज की, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली 40 रुपए का, क्योंकि मैं 100 रुपए से प्रॉफिट निकालूंगा इससे, ये भी तो मैंने दिया ना। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का। फिलहाल मेरे प्रॉफिट की बात नहीं है, खाली बताया मैंने आपको, बात इसकी है। 150 रुपए की चीज मैंने आगे बेचनी है। जब मैं आगे किसी बंदे को बेच रहा हूँ, मान लो सी को बेच रहा हूँ, तो 150 रुपए की थोड़ी बेचूंगा। जब वो मेरे से 150 की खरीद रहा है तो वो भी तो टैक्स देगा, तो इस पे दोबारा से टैक्स। जितनी बार चीज बिकेगी, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैट के रूप में आएगा, कि जितनी बार वो चीज बिकेगी उतनी बार वो टैक्स देना पड़ेगा। अब बात ध्यान से समझना, 150 की चीज है, इस पे फिर से लग गया 5% सीजीएसटी। आपने 11th में पढ़ा था ना, ज्यादातर 12% का स्लैब आता था, उसमें बोलते थे कि 6% सीजीएसटी और 6% वो, क्यों, क्योंकि ज्यादातर चीजें 12% में आती हैं। ये अगर 18% होता स्लैब तो 9% करते हैं उसको। लेकिन हम फिलहाल एक एग्जांपल ले रहे हैं इजी करने के लिए चीजों को, 10% का। तो 5% सीजीएसटी लगेगी, 5% एसजीएसटी लगेगी। तो
टोटल हो गया 10%, तो 15 रुपए हो गए, तो मतलब 7.5 रुपए गवर्नमेंट लेगी, 7.5 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, अब ये चीज कितने की पड़ेगी? 165 रुपए की। मतलब ए वाला बी को जब बेचेगा 150 की बेचेगा, बी वाला जब सी को बेच रहा है तो 165 की बेच रहा है, तो सी वाले ने कितने की ली? 165 की। नहीं, सॉरी, बी वाले ने 150 की, ए ने 100 की ली, 110 की पड़ गई, उसने आगे 150 की बेच दी, इसने 150 की 165 की पड़ गई, इसने 150 की नहीं ली, जब इसने इसको बेची 110 की चीज, इसने कहा मैं 150 में बेचूंगा, तो 150 की तो प्राइस हो गया, ये उसका प्राइस हो गया, और ये टोटल प्राइस हो गया उसका, टोटल विद जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो बी वाला, जैसे ए वाले ने 100 रुपए नहीं दिए थे, 110 रुपए दिए थे, वैसे बी वाला 150 रुपए नहीं देगा, बी वाला देगा 165 रुपीज, 165 रुपीज देगा। ठीक है, अब 165 रुपीज देगा बी वाला ए को खरीदने के लिए। अब उसके बाद सी के पास वो चीज पहुंचती है, सी वाला उसको 165, ये बी वाला इसको 165 को 200, 300, 400, मान लो 300 में बेचता है, तो इस पे फिर से टैक्स लगेगा 10%। वो आप आधा आधा कर लेना, आधा सी के पास, आधा एस के पास जाएगा, तो 300 का 10% हो जाता है 30 रुपए, तो मतलब 15 रुपए यहाँ जाएंगे और 15 रुपए यहाँ जाएंगे, तो ये बन गया 315। मतलब बी वाला जब सी को बेच रहा है तो वो 315 रुपए की चीज बेच रहा है, तो मतलब उसका प्रॉफिट 315 में से 165 माइनस नहीं, प्रॉफिट तो उसका 300 में से 150 माइनस ही रहेगा, 300 में से 150, बाकी तो टैक्स का अमाउंट है ना, तो इतनी डिटेल में मत जाओ। अब बात ये आती है कि लास्ट, समझ लो ये सी है, सी ने ये चीज अपने घर पे, ये ब्रेड है, ये चीज, ये जो कुछ भी चीज है, ये अपने घर पे खाने के लिए दी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हुआ क्या, टोटल टैक्स कितना आया? 30 रुपए ये आए, 15 रुपए ये आए, और 10 रुपए ये आए। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई गवर्नमेंट के पास 45 और 10, 55 रुपीज का टैक्स आ गया, जो ये कह रहा है भाई 30 रुपए सी ने दिए, 15 रुपए बी ने दिए, और 10 रुपए ए ने दिए। ठीक है, पर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी की जेब से नहीं जाता, तो हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो 315 है, लेकिन हर बंदे ने अलग अलग टैक्स नहीं दिया। देखो फाइनल जो प्राइस है वो है 315 रुपए का, इस 315 के अंदर क्या क्या है, देखो इस 315 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या क्या आएगा। देखो पहले चीज थी 100 रुपए की, वो बिकी फिर 150 की, फिर वो बिकी 300 की, तो इस हिसाब से इसमें बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया टैक्स, और टोटल टैक्स मतलब 315 के अंदर 55 रुपए टैक्स, तो ऑलरेडी ये वाला जो टैक्स है ये 315 के अंदर सारा है। क्यों? देखो ये 10 रुपए भी इसके अंदर है, क्योंकि ये बढ़ता गया ना, बढ़ता गया बढ़ता गया, सब कुछ ऐड होता गया, 10 रुपए यहाँ पे ऐड हुए, 40 रुपए प्रॉफिट ऐड हुआ, फिर 15 रुपए टैक्स ऐड हुआ, बाकी प्रॉफिट ऐड हुआ, फिर उसके बाद 30 रुपए फिर टैक्स ऐड हुआ, तो सारा का सारा ये टैक्स जितना है सारा 315 के अंदर है। और बाकी कितने बच गए, अगर मैं 315 में से 55 को माइनस कर देता हूं तो 260 रुपीज रह गए, तो ये इसका फाइनल प्राइस है। मतलब मैं अगर 315 की चीज खरीद रहा हूं उस पर 55 रुपए टैक्स मेरी जेब से जा रहा है। जिस बंदे ने ये 315 की खरीदी है ना, ये 55 रुपए टैक्स कौन देगा? कंज्यूमर देगा फाइनल, क्योंकि मैंने तो ये पे किया और इसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है लास्ट तक। तो मैं अपने घर पे वो चीज लेके आया और मैंने वो चीज खा ली है, तो मैंने एग्जैक्टली 315 दिए, तो 55 रुपए टैक्स किसकी जेब से गया? सी की जेब से। तो इसकी जेब से ये कैसे गया, फिर इसकी जेब से ये कैसे गया? देखो इसने 55 रुपए टैक्स दे दिया फाइनल, क्योंकि हर टैक्स का आगे ये कहता है मैंने 10 रुपए टैक्स देना था, 10 रुपए टैक्स देना था, इसको ये टैक्स यहां से मिला, ये 15 रुपए टैक्स मिला ना इसको। जब ये 110 रुपए की चीज 165 में बेच रहा है आगे, तो ये 15 रुपए टैक्स किसके पास चला गया? इसके पास। ठीक है, इसने कितना टैक्स दिया? खाली सी ने, इसने 55 रुपए टैक्स टोटल दिया फाइनल इनडायरेक्टली, लेकिन वैसे अगर कैलकुलेशन में जो दिख रहा है वो 30 रुपए दिख रहा है, तो ये 30 रुपए टैक्स उठ के इसके पास चला गया। 30 रुपीज टैक्स था ये इसके पास चला गया। 30 में से 15 इसने इसको दे दिया, 15 में से 10 इसने गवर्नमेंट को दे दिया, तो इसने गवर्नमेंट को दिया 10 रुपए ये वाले, लेकिन इसकी जेब से नहीं गए, इसको आगे से 15 रुपए मिले थे,
तो ये आगे से प्राइस है। जैसे इसको 110 रुपए का चीज ने 165 में बेची, तो इसको आगे से मिला ना, इसको आगे से टैक्स के पैसे मिले थे 15 रुपए, उसमें से 10 इसने क्या कर दिए, गवर्नमेंट को दे दिए। बाकी 5 जो इसके पास बच गए थे, 5 ये अलग से जीएसटी की रिटर्न फाइल जब करेगा तब देगा, ये देगा। लेकिन ये जो 5 इसके पास, मान लो इसके पास टैक्स के पैसे हैं 15 रुपए, ये 15 रुपए इसके पास है ना, 10 तो ये जब चीज खरीद रहा है, जिससे खरीद रहा है उसके रूप, उसको पैसे देने के रूप में चले गए, इनडायरेक्टली चले गए। इसके पास बच गए थे 5। अब ये 5 क्या करेगा, 5 गवर्नमेंट के जब रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी के हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है, तब ये गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन ये इसकी जेब से थोड़ी जा रहे हैं ना, ये इसकी जेब से जा रहे हैं, ये तो 15 इसको आगे से मिले थे, इसने दे दिए पीछे गवर्नमेंट को। अब इस बंदे के पास कितना टैक्स आया, इसके पास आगे से टैक्स आया 30 रुपए का, 30 रुपए का टैक्स आया आगे से। तो 15 इसने जब 30 रुपए के टैक्स में इसने 15 रुपए तो ए को दे दिए, 30 रुपए इसको आगे से आया, इसने 15 रुपए तो ए को दे दिए, ये वाले जब इसकी बात कर रहे हैं, और 15 इसके पास खुद बच गए। तो जब ये रिटर्न फाइल करेगा तब दे देगा। तो इसकी जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं। ये 30 इसको आगे से आए थे, 15 सामान खरीदते वक्त दे दिए, और 15 जब गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करेगा तब दे देगा, क्योंकि इसको आगे से आया, इसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। इसी तरह से इसके पास, अब इसने कितना टैक्स दिया, इसने एग्जैक्टली टैक्स दिया 30 रुपए। भाई इसने टैक्स दिया 10 रुपए, 15 उसको आगे से आए थे, उसकी जेब से कुछ नहीं गया। इसने टैक्स दिया 15 रुपए, 30 उसको आगे से मिले थे, इसकी जेब से कुछ नहीं मिला। इसने टैक्स दिया 30 रुपए और इसको आगे से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसने चीज आगे बेची नहीं। अगर ये भी आगे बेचता तो इसको आगे से 40 या 50 रुपीज टैक्स मिलता, क्योंकि टैक्स बढ़ता रहता है। इसने चीज वो खा ली, तो इसकी जेब से ये सारे के सारे 30 रुपए गए, ठीक है ना। ये 30 रुपए इसकी जेब से गए, क्योंकि इसको आगे से नहीं मिले। तो इसने ये 30 रुपए भी दिए, और ये वाले 5 जो गवर्नमेंट के पास जाने वो भी दिए, और ये 5 नहीं, सॉरी, ये 10 रुपए गवर्नमेंट को ये भी दिए, और ये 15 गवर्नमेंट को ये भी दिए इसने। तो 30 प्लस 10 प्लस 15, 55 रुपए। अगर आपको पूरा समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर पूरा समझ नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ इसमें समझाने वाली ये बात थी कि जीएसटी जो है किसी भी ट्रेडर के, मैन्युफैक्चरर के, दुकानदार के, शॉपकीपर के, या सर्विस देने वाले, से मैं टीचर हूं, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या कोई प्लम्बर है, किसी की जेब से नहीं जाता। हमें आप मेरे को फीस देते हो, मैं पीछे गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, उस फीस के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होगा। अगर मैंने आपकी फीस रखी है आज 3000, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, आपकी जेब से 3000 के में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है। मान लो इसमें 2600 रुपए मेरी फीस है, और 400 रुपए इसमें जीएसटी इंक्लूड होगी। मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होके आ रही है। तो ये 400 रुपए आपने मेरे को दिए, मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, मेरी जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं। मैंने आपसे 400 रुपए लिए और 400 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। ये किसकी जेब से गया, ये आपकी जेब से, क्योंकि आप मेरी सर्विस को फाइनल यूज कर रहे हो, आप मेरी सर्विस को आगे बेच नहीं रहे हो, आप मेरे गुड को आगे बेच नहीं रहे हो। तो जो फाइनल यूज करता है उसको नुकसान होता है, फाइनली उसकी जेब से जाता है जीएसटी। तो इससे हमको अगला पॉइंट मिलता है कि द लास्ट डीलर, देखो आपकी बुक में लिखा है सेकंड लास्ट पॉइंट की, जो लास्ट डीलर होता है, चेन, जो चेन चलती रहती है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो जो लास्ट डीलर होता है, या जिसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं, वो पे करता है जीएसटी सारी की सारी, उसकी जेब से सारी जीएसटी जाती है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम कंज्यूमर टैक्स भी बोला गया, जीएसटी का दूसरा नाम, कि ये इसको इनडायरेक्ट टैक्स तो कहते हैं, और इसको कंज्यूमर बेस्ड टैक्स या कंज्यूमर टैक्स भी, या कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है, क्योंकि लास्ट डीलर इसको पे करता है। तो हर स्टेज पे सबको पता है, पहले वाले को ए को पता था कि मेरे को 10 रुपए टैक्स पे करना है, बी वाले को पता था कि मेरे को 15 पे करना है, सी वाले को पता था कि मेरे को 30 पे करना है, ठीक है ना। लेकिन हर एक को पता, हर एक को अपनी टैक्स लिमिट पता, हर एक को टैक्स का रेट पता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, एक ही टैक्स है, एक ही टैक्स देना है चुपचाप से। पीछे से 15 रुपए आए, 10 रुपए मेरे को, मैंने ऑलरेडी पे कर दिए, 5 रुपए मेरे को और पे करने, मेरे को साफ साफ पता है। तो इससे क्या होता है, इजीनेस आती है, सिंप्लीफिकेशन आती है, और जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स होता है, वो अवॉइड होती है। तो अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स, कि टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स ना लग जाए। तो जीएसटी एक बहुत ही साफ सुथरा सा, सिंपल सा, अगर आप सोचो, अगर आपको ये सिस्टम जो मैंने समझाया था अभी रब किया, ये आपको मुश्किल लगा, तो जो पहले टैक्सेस थे ना, ये तो खाली एक टैक्स था, पहले 17, 18, 19 टैक्स थे, ये सारे इकट्ठे होके हमको देने पड़ते थे।
तो हमको हिसाब लगाना ही बड़ा मुश्किल होता था महीने के महीने कि यार कौन सा टैक्स दे दिया, कौन सा ले लिया, कौन सा आ गया, कौन सा चला गया। अब एक टैक्स है, इतना आया, इतना देना है, बाकी बात खत्म। तो इस हिसाब से ये जीएसटी के फीचर्स है। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी आपको बता दिया, एक होती है सेंट्रल जीएसटी, एक होती है स्टेट जीएसटी, एक होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इनका मतलब ये है, जितना भी देखो दो हिस्से किए जाते हैं। अगर तो गुड्स एक स्टेट के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर ही बिक रहे हैं, दिल्ली में बना है और दिल्ली में बेच रहा हूं, मतलब मैं एक चीज परचेज करता हूं दिल्ली से और दिल्ली में बेचता हूं, तो मेरे को ये दो टैक्स देने पड़ते हैं, आधा सेंट्रल को, आधा स्टेट को। कौन सी स्टेट को? दिल्ली को। लेकिन अगर मैं कोई चीज दिल्ली से खरीद के पंजाब में बेचता हूं तो मेरे को फिर ये वाला टैक्स देना पड़ेगा साथ में। फिर मैं स्टेट टैक्स नहीं दूंगा, फिर मैं इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब ये होता है कि दो स्टेट्स का आपस में, दिल्ली का भी और पंजाब का भी, तो इसमें दिल्ली का भी शेयर आ जाएगा और पंजाब का भी शेयर आ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आएगा। तो हर दोनों केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा लेगी। मतलब दोबारा से बताता हूं, अगर मैं दिल्ली में सामान खरीद दिल्ली में बेचता हूं तो खाली एक स्टेट गवर्नमेंट हुई दिल्ली की, तो मैं आधा हिस्सा मोदी जी को दूंगा, आधा हिस्सा केजरीवाल जी को दूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में खरीद रहा हूं, दिल्ली में बेच रहा हूं, तो दूसरी स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, तो खाली स्टेट गवर्नमेंट एक है, केजरीवाल की। लेकिन अगर मैं दिल्ली से सामान खरीद के पंजाब में बेच रहा हूं तो आधा हिस्सा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा, मोदी जी को। बाकी जो आधा हिस्सा बचा है मैं दिल्ली केजरीवाल को नहीं दूंगा, उसका भी आधा, देखो आधा यहाँ पे ले गया, और जो रिमेनिंग आधा है उसका भी आधा केजरीवाल जी लेंगे दिल्ली के, और आधा कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी लेंगे पंजाब के, क्योंकि पंजाब में भी तो जाके बेच रहा हूँ ना मैं सामान। तो दो गवर्नमेंट्स आ गई, तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। जितनी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, अगर आप अपने स्टेट के अंदर काम करते हो तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगती है। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटर स्टेट काम करते हो तो आपको आईजीएसटी और सीजीएसटी देनी पड़ती है। सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। पहला टैक्स सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। देखो मैं सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं खाली हेडिंग्स लिखूंगा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। आप लोग टॉपिक निकाल लो, सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी, पेज नंबर 3.15 एज पर न्यू बुक दिया हुआ है। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, तो मैंने बता दिया डुप्लीकेशन हटा दी गई है, टैक्स ऑन टैक्स हटा दिया, सब टैक्स हटा के एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है, तो ये मैं बता चुका हूं। इफेक्ट्स ऑन प्राइसेस। देखो कई चीजों पे 24% टैक्स लगा, तो वो चीजें क्या हो गई? कॉस्टली होगी। और इसमें ज्यादातर जो चीजें थी वो लग्जरी की थी, महंगी गाड़ियां, महंगी बाइक्स, महंगा फर्नीचर, एसी वगैरह, तो वो इसमें रखे गए थे, वो बहुत महंगी कर दी गई। और नेसेसिटीज, जो जरूरत का सामान था, उसको 2% में या 5% में रखा गया था। अब ये जो नेसेसिटीज थी, ये 2% और 5% टैक्स पे आ गई। जीएसटी लगने से पहले इन चीजों के ऊपर 17% से लेके 20% तक टैक्स हम लोग देते थे इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि एमआरपी के अंदर छुपा होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ऑल टैक्सेस मतलब 17-18 टैक्स या 20 टैक्स होंगे। 17% से लेके 20% तक हम टैक्स इस चीज पे दे रहे थे। अब कितना दे रहे हैं? 2% से 5%। तो ये चीजें नेसेसिटी, नमक, आटा वगैरह वगैरह, ये चीजें क्या होगी? सस्ती होगी। तो कई चीजें सस्ती हुई और कई चीजें इस हिसाब से महंगी हो गई। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो इसको कंज्यूमर टैक्स भी बोलते हैं या कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे बोलते हैं। कि फाइनल जो टैक्स पेयर है वो कंज्यूमर है, जो उस चीज को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसको खाता है। इनवॉइस मैचिंग। देखो इनवॉइस होता है, आप अकाउंट्स के बच्चों को अच्छा लगेगा, इनवॉइस का मतलब वाउचर या पर्ची या बिल। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसका बिल मिलता है, उसको इनवॉइस कहते हैं। उसके ऊपर आप कभी भी देखो, किसी भी ब्रांडेड शोरूम से कपड़ा लेके आओगे, उसके ऊपर लिखा होगा अभी 3000 के साथ में लिखा होता है CGST। यार अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाओगे उसके ऊपर भी लिखा होता है SGST, सब कुछ लिखा होता है कितना % है। तो उसका मान लो यहाँ पे 400 रुपए प्लस 400 रुपए ऐसे करके, और हमको पे करना होता है 3800 रुपीज, ये हमको फाइनल पे करना है, MRP हो जाता है। तो लैपटॉप लो, फोन लो, उसके अंदर भी CGST IGST ऐसे बिलिंग की हुई होती है। इनवॉइस मैचिंग हो जाती है। मान लो मेरा इनवॉइस ये है, मैंने इतने की चीज बेची है और मैंने ये 3000 की चीज कहीं से खरीदी भी होगी, ऑलरेडी सस्ती खरीदी होगी। मान लो ये चीज मैंने 2000 की खरीदी होगी, ठीक है ना। अब 2000 की चीज में मेरे को टैक्स मैंने दिया होगा, ये 400 रुपए है, तो आप लगा लो 350 होगा या 300 लगा लो, चलो ये CGST है सेंट्रल वाली और ये स्टेट GST है। अकाउंट्स के बच्चों को तो यूज टू है CGST SGST। तो ये 2300, तो मैंने ऑलरेडी 2300 रुपए पे किए होंगे और 2300 की चीज मैंने 3800 की बेची है।
मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरा 1000 रुपए का, क्योंकि 2000 की चीज मैंने 3000 में बेची है। लेकिन मैंने पैसा कितना खर्चा, मैंने 2300 रुपए खर्चे थे खरीदने के लिए और 3800 मेरे पास आए हैं। मेरे पास आए हैं 3800, मैंने दिए थे कितने 2300 मैंने पे किए, मेरे पास पैसे कितने बचे हुए हैं 38 में से 1500 बचे हैं, ठीक है। 3800 मेरे को मिले हैं यहां से कंज्यूमर से और 2300 मैंने खरीदने के लिए पे किए थे। एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना ही है, क्योंकि 2000 की चीज 3000 में खरीदी गई है, तो 1500 में मेरा 1000 रुपए तो प्रॉफिट है, जो मैं अपनी जेब में रखूंगा, जो मैं किसी को भी नहीं दूंगा किसी भी हालत में, मेरा है वो। बाकी बचता है 500 रुपए, ये है टैक्स, ठीक है। यहां पे कितना टैक्स मेरे को मिल रहा है 800 रुपए। यहां पे मैं ऑलरेडी जब मैंने 2000 की चीज खरीदी थी तो मेरे को मैंने कितना टैक्स दे दिया पीछे 600 रुपए, ठीक है। अब तो आप बोलोगे ये मैचिंग ही नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये 800 है और ये 600 है, हमारे पास टैक्स बन के आ रहा है 1500 रुपए। तो ये मैचिंग करनी बहुत जरूरी होती है। ये कैसे मैचिंग होती है, मेरा वाला ये बिल, मेरा वाला ये बिल कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास महीने के महीने। ये वाला ये मेरा परचेज, देखो ये मेरी परचेज का बिल है, जब मैंने चीज परचेज की होगी तब का बिल है। ये मैचिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने एक परसेंटेज नहीं ली, ये इसलिए मैचिंग नहीं हो रही। हम एक परसेंटेज लेके चलेंगे तो वही परसेंट यहाँ लगाएंगे, वही परसेंट यहाँ लगाएंगे, तो मैचिंग भी हो जाएगी। बात सुनो, मेरा ये परचेज का बिल है, मैंने सामान खरीदा था और मैंने आगे बेचा है, इस रेट पे बेचा है, इस रेट पे खरीदा था, ये मेरा परचेज का बिल है और ये मेरा सेल्स का बिल है। तो मेरे सारे परचेज के बिल और मेरे सारे सेल्स के बिल हर महीने जीएसटी रिटर्न के रूप में गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आपस में मैचिंग हो जाएगी। गवर्नमेंट खुद ब खुद हिसाब लगा लेगी कि मेरा टैक्स कितना बनता है, मैंने अपनी जेब से 500 रुपए देना है, 300 रुपए देना है, 200 रुपए देना है, कितना देना है। तो इस हिसाब से इनवॉइस मैचिंग हो जाती है। किसी भी जगह पे घपला हेरा फेरी नहीं होनी, मतलब कोई भी आप चीटिंग नहीं कर सकते गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि सारे परचेज के बिल और सारे सेल्स के बिल हर महीने गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और अगर बिल मिसमैच होए, देखो जो मेरा परचेज का बिल था 2000 वाला, 2000 वाला मेरे लिए वो परचेज थी, लेकिन जिससे मैंने खरीदा उसका तो सेल का बिल होगा, उसने मेरे को बेचा, उसके लिए वो सेल का बिल है। देखो होता ना कि मेरे लिए जो बीपी है, जो मेरा लिए बीपी है बिल पेएबल, वो दूसरे के लिए बीआर होगा, बिल रिसीवेबल। हम 11th में अकाउंट्स में पढ़ के हैं, और जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो खाली सुन लें, जो मेरे लिए बिल पेएबल है वो किसी और बंदे के लिए बिल रिसीवेबल है, क्योंकि उसने वो पैसा लेना है और मैंने वो पैसा देना है। इसीलिए जो मेरे लिए परचेज का बिल है, क्योंकि मैंने वो चीज खरीदी है, अब आप दुकान से एक चीज खरीद के लाते हो, आपको बिल मिलता है, आपके लिए वो परचेज का बिल है, क्योंकि आपने वो परचेज किया सामान, आपको बिल मिला। जो दुकानदार है उसके लिए वो कौन सा बिल है, वो सेल का बिल, क्योंकि वो सेल कर रहा है। तो मैं अपना परचेज का बिल गवर्नमेंट को भेज रहा हूं, ये वाला, और यही बिल सेलर भी तो भेज रहा है गवर्नमेंट को एज अ सेल। मैं अपनी परचेज शो कर रहा हूं गवर्नमेंट को 2000 की, सेलर अपनी सेल शो कर रहा है गवर्नमेंट को 2000 की, तो एक ही बिल दो बार गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, आपस में मैच हो गया। अगर कोई हेराफेरी कर रहा है, मान लो मैं हेराफेरी करता हूं, मैं 2000 की परचेज को 2500 की परचेज दिखाता हूं, बोलता हूं मैंने तो बहुत महंगा लिया है, ठीक है, मैंने ये बिल को हेराफेरी करके 2500 का बना के गवर्नमेंट को भेज दिया। सेम इस बिल नंबर पे लिखा होगा बिल नंबर 13, ठीक है। अब ये बिल मैंने 2500 का गवर्नमेंट को भेज दिया और ये बिल नंबर 13 सेलर भेज रहा है 2000 का, गवर्नमेंट कहेगी भाई दोनों में से एक बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो मेरे लिए परचेज है वो किसी और बंदे के लिए सेल है, वो भी भेज रहा है और मैं भी भेज रहा हूं, आपस में मैच होना जरूरी होता है। और अगर मैच नहीं हुआ तो दोनों को फोन आ जाएगा, दोनों को नोटिस आ जाएगा, भाई बिल सही करके भेजो, या तेरी गलती है या तेरी गलती, दोनों में से एक तो चोर है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट की आपस में, गवर्नमेंट हेराफेरी करने के चांसेस खत्म, करप्शन करने के चांसेस खत्म, घपले और चीटिंग करने के चांसेस खत्म, गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल साफ साफ सा टैक्स होता है। इसमें इनवॉइस मैचिंग हो जाती है, एक का सेल का बिल एक का परचेज का बिल बन जाता है। एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, गलत तरीके से अगर आप प्रॉफिट कमाते हो वो चीजें खत्म हो जाएंगी और चीटिंग होना बंद हो जाएगा। एक्सेसिव प्रॉफिट, फालतू पैसा, देखो गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की है कि 2% से ज्यादा टैक्स नमक पे नहीं ले सकते, या आटे पे या दवाइयों पे नहीं ले सकते। अगर मैं चाह के इसको 10% कर दूं तो गवर्नमेंट मेरे को जेल में डाल देगी। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग, मैं एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्यों, क्योंकि मेरे को हर महीने गवर्नमेंट को अपने सेल्स के और अपने परचेज के बिल्स भेजने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा मैं कितना प्रॉफिट ले रहा हूं कितना नहीं ले रहा। अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट ले रहा हूं तो मेरे को इनकम टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो पहले मेरे को क्या था, मैं 10 लाख रुपए कमाऊं, मैं 20 लाख रुपए कमाऊं, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा,
मेरी इनकम 20 लाख रुपए अगर मान लो एक साल की, या एक महीने की लो, मेरी इनकम 20 लाख रुपए, 10 लाख से 20 लाख के बीच में है, मैं कोई टैक्स तो दे नहीं रहा, जितना मर्जी कमाऊं, कौन पूछ रहा है, सब कुछ चोरी का पैसा है। चोरी का नहीं मतलब ब्लैक मनी होता है, जब हम उस पर टैक्स नहीं देते, चाहे मेहनत से कमाया हो, चाहे कोई हेरा फेरी ना की हो, चाहे पूरा हार्ड वर्क करके, जब तक मैं उसको टैक्स नहीं दे रहा इस कमाई पे, गवर्नमेंट कहती है मैं चोर हूं, मैं ब्लैक मनी यूज कर रहा हूँ। और जब मैंने इस मनी पे टैक्स देना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट की नजरों में मैं भगवान हूँ, टैक्स पेयर हूँ। तो जब मेरे सारे सेल्स के बिल और सारे परचेज के बिल हर मंथ गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो मेरी कमाई गवर्नमेंट को पता लग जाती है, साफ साफ सुथरी सुथरी, गवर्नमेंट की नजरों में मेरा प्रॉफिट साफ साफ आ जाता है, गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। तो इसलिए कोई बंदा कभी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को उसकी कमाई पता लगे, क्योंकि उसको उतना इनकम टैक्स अगर मैं गवर्नमेंट की नजरों में 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरे को 20 लाख रुपए का टैक्स भी देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हर बंदा सोचता है कि यार मैं ज्यादा फालतू पैसे कमाऊं या गलत प्रॉफिट कमाऊं, या लोगों को 10 रुपए की चीज अगर मैं 100 रुपए की बेच दूंगा तो नुकसान मेरे को ये है, क्योंकि मेरे को इस पहले 10 रुपए का टैक्स देना चाहिए था सही वाला, लेकिन अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचूंगा, गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि मैं 100 की बेच रहा हूँ, गवर्नमेंट बेचने को मना नहीं करती कि 100 की क्यों बेच रहे हो, फिर मेरे को 100 रुपए का टैक्स भी देना पड़ेगा ना। तो जितना मैं महंगा लोगों को फालतू पैसा कमाऊंगा, एक्स्ट्रा गलत प्रॉफिट कमाऊंगा, उतना ही मेरे को ज्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इससे मैं डरूंगा ज्यादा, गवर्नमेंट को टैक्स देने से गवर्नमेंट की नजरों में आ जाऊंगा कि बहुत अमीर बंदा है, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे ही 10 रुपए की चीज 20 में बेच दूंगा, 15 की बेच दूंगा, 30 में बेच दूंगा, इससे ज्यादा महंगी नहीं बेचूंगा। तो इससे प्राइसेस क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, इन्फ्लेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करनी नेसेसरी थी, जीएसटी लागू होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसने भी बिजनेस करना है वो जीएसटी में रजिस्टर करे, वरना आपको गवर्नमेंट बिजनेस करने नहीं देगी। तो इसमें 20 लाख कंपनी लिखी है, लेकिन असली में करोड़ों में लोगों ने रजिस्टर किया था। ठीक है जी, इसी के साथ से हमारी क्लास आज की खत्म नहीं होती, एक टॉपिक रह गया, वो करते हैं फटाफट से। एक आपके बुक में टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, फटाफट से उसको समझते हैं। की फीचर्स आप लोग खुद समझ लेना, या मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, उसमें कोई खास नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें ए ने 10 रुपए टैक्स दिया, बी ने 15 रुपए टैक्स दिया था, और सी ने 30 रुपए। सी ने 30 रुपए डायरेक्टली इसको दिए और इसने 15 रुपए डायरेक्टली इसको दिए। ठीक है, अब फाइनल पैसे किसने दिए, सी ने, कितने, 315 रुपए। और मैंने आपको ये बोला था कि फाइनल जो 55 रुपए टैक्स है वो किसकी जेब से गया, सी की जेब से। तो सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा मैंने 315 की चीज खरीदी, इसके ऊपर टैक्स बनता है 30 रुपए, मैं तो 30 रुपए टैक्स दूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा 25 रुपए है वो मेरी जेब से चले गए हैं, 55 रुपए की फॉर्म में चले गए, मेरा टैक्स बनता है 30 रुपए, मेरी जेब से चले गए 55 रुपए, तो 25 रुपए ये ए बी से और ए से वापस लेगा, तो बी वाला बंदा 15 रुपए और 10 वाला बंदा इसको वापस करेगा। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपकी जेब से फालतू टैक्स चला गया है, तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे 1 महीने के बाद गवर्नमेंट के साथ, रिटर्न फाइल करना होता है गवर्नमेंट को अपने परचेज सेल और सारा ब्यौरा भेजना कि आपकी कितनी कमाई हुई, कितना आपने सामान खरीदा, कितना आपने बेचा, कितना जीएसटी आपके पास आया, कितना जीएसटी आपने दिया, आपके पास बचा हुआ जीएसटी कितना है वो गवर्नमेंट को आप दे दो। वो हर महीने गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है ब्यौरा। तो इनपुट, अगर आपने 30 की जगह 55 रुपए टैक्स दे दिया, तो आप 25 रुपए गवर्नमेंट से रिफंड मांगोगे, उसको बोलोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल सी बात ये है, जब आप इसको रीड कर लोगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, की फीचर्स ऑफ जीएसटी। एप्लीकेबिलिटी ओरली पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरी कंट्री में गया। सेकेंड पॉइंट है जी, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई बेची जाएंगी उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। खरीदने पे भी, मतलब जब खरीदेंगे तो कोई बंदा बेच ही रहा है ना, तो फाइनल जो चीज है वो बेचने पे मांग आती है कि जब भी कोई चीज बिकेगी आगे, ए से बिकी बी पे, बी से बिकी सी पे, जैसे जैसे बिकेगी वैसे वैसे जीएसटी बढ़ता रहेगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पढ़ चुके हैं। जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई चीज मंगाते हो तो उसको इंटरस्टेट माना जाएगा और उस पे आईजीएसटी लगाई जाएगी, जैसे मैंने बताया था। मैंने इंटरस्टेट बताया था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह, लेकिन वो कह रहा है अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंडिया के बाहर से मंगाते हो, तो भी आप इस श्रेणी के अंदर आओगे जो इंटरस्टेट वाली है।
जीएसटी के रेट सारे दिए हुए हैं, मैंने आपको बता ही दिए थे। एक 24% को चेंज करके आई थिंक 28% कर दिया। ये लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल हर 6 महीने 3 महीने मीटिंग करती है और जीएसटी के रेट्स को रिवाइज करती है। जो लगता है कि ज्यादा होने चाहिए उसको बढ़ा देती है। मेरे को लास्ट जो मैंने अटेंड की थी जीएसटी काउंसिल जो टीवी में आई थी वो 24% तो हुई थी, 28% बुक में लिखा है। हो सकता है ये पुरानी हो क्योंकि आज की करंट में ये 28 नहीं है 24 है, तो कभी ये रेट घटा देती है। जीएसटी काउंसिल एक संस्था है जो जीएसटी को मैनेज करती है कि जीएसटी रेट किस पे बढ़ाने हैं किस पे कम करने हैं। तो लोगों की बातें सुन के पेमेंट ऑफ जीएसटी, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस अवेलेबल टू टैक्स पेयर। हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। एक इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आरटीजीएस वगैरह वगैरह, पेटीएम वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल एक संस्था होती है। जितनी देर में हमने फीचर्स पढ़े उतनी देर में जीएसटी काउंसिल ओरली पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। एक बार डिटेल बताने का मतलब ये होता है कि सारे पॉइंट जल्दी कवर हो जाए। मेरे को जल्दी क्लास भी लेनी है अगली और टाइम भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको बोल रखा है कोई पॉइंट ना समझ आया करे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। किस तरह सब कुछ समझ आएगा, ये नहीं आया ये नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेके हाईलाइट करके भेज दिया करो, सर ये पॉइंट समझा दो, तो वो दोबारा से आपको ऑडियो मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, समझाया जाएगा उसको, या मैं कॉल करके समझा दूंगा। जब भी वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई लाइन मैंने बोली समझ नहीं आ रही, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, हाईलाइट करके भेज दो सर्कल करके कि ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल एक संस्था है जो जीएसटी के मैनेजमेंट देखती है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में आर्टिकल 270 ए में लिखा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी को देखेगी, क्या क्या करेगी। उसका एक चेयरपर्सन होगा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। ऑब्वियसली जो जीएसटी फाइनेंस के दायरे में आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। जैसे इस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन है, तो वो जीएसटी काउंसिल की हेड है, चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन होगा वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एक बंदा। देखो चेयरमैन है सीतारमन जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बंदा केजरीवाल का या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का बंदा कोई ना कोई चुना जाएगा जो जीएसटी काउंसिल के अंदर वाइस चेयरमैन होगा। उसके बाद मेंबर एमओएस क्या होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स होंगे वो सारे उसको देखते हैं। ऑब्वियस बात है फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे ही होंगे। 50 कोरम लिखा हुआ है, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग, कि कम से कम 50% लिमिट लिखी है कि मिनिमम 50% लोग अटेंड करने चाहिए। मान लो अगर 200 बंदे हैं जीएसटी काउंसिल में, तो 100 बंदे कम से कम अटेंड करें तो जाके वो मीटिंग काउंसिल की मानी जाएगी। 100 से कम बंदे हो जाएंगे तो नहीं माने जाएंगे अगर 200 टोटल है फॉर एग्जांपल। तो मिनिमम 50% का कोरम होता है, मिनिमम लिमिट कि कितने बंदे कम से कम हो तो हम काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है। मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन टेकिंग। अब डिसीजन में कोई फैसला, रूल, फैसला क्या मतलब ये 2 से 5 करने का या 5 से 8 करने का या 8 से 5 करने का, जीएसटी के रेट्स घटाना, या कोई आइटम है जो 5% के टैक्स के दायरे में आती है उसको 28 में डालना, या कोई 5 के आइटम को 2 में डालना, कुछ भी करना, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो लेने के लिए 75% ऑफ मेजोरिटी चाहिए, बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75%। तो मेजोरिटी कितनी चाहिए हमको? देखो मीटिंग अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि 50% बंदों ने मीटिंग अटेंड कर लिया तो डिसीजन ले लिए गए। मीटिंग अटेंड करने के लिए इतने बंदे कम से कम चाहिए, लेकिन मेजोरिटी जो डिसीजन फाइनल जो लॉ बनाना है उसके लिए 75% के लोगों की मेजोरिटी चाहिए। जब वो 75% के लोग वोटिंग कर देंगे यस कि हाँ हम इससे सहमत हैं कि ये लॉ चेंज हो जाए, 5 को 2 कर दो, या कोई आइटम कोई दवाई ऐसी जो 5% के टैक्स के दायरे में थी उसको 2 में डाल दो, 75% लोग जब यस कर देंगे तो वो हो जाएगी। वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदे, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होंगे उनकी वोटिंग 1/3 होनी चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश का देश चला रही, तो 1/3 जो वोटिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट 1/3 से कम हुए तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। वोट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव वेटेज ऑफ 2/3। बाकी रह गए, देखो 1/3 तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, तभी जाके पूरा 1 बन जाएगा ना। 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 1 हो गया, पूरा इक्वल टू 1 होता है, पूरा वोट बन गए। तो टोटल जितने भी परसेंटेज है, 100% हो गया ना ये आपका। तो जितनी टोटल है उसका 1/3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे वोट करेंगे और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के बंदे वोट करेंगे। 75% मेजोरिटी यस में आनी चाहिए, तो जाके वो रूल, यस या नो जो भी रूल पास करना है उससे हो जाता है। आप इसको रीड करो। मेरे को पता है मैंने लास्ट टॉपिक बहुत जल्दी पढ़ा है, फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर, राउंड द क्लॉक। व्हाट्सएप चालू रहता है, जब मर्जी करो आप।